हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो यूथ कंपटीशन टाइम्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ समीक्षा अधिकारी, एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, सीए, अपर निजी सचिव, एपीएस, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर का संपूर्ण चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देख रहे थे, जिसमें 8,300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 55 सेट एनटीए द्वारा आंसर की द्वारा प्रमाणित विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री देख चुके हैं, तथा उसके बाद इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुका है। आज जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक लेक्चर हम लोग देख चुके थे। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग वायुमंडल से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत से फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है वायुमंडल से स्टार्ट करेंगे। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर वह गैसों की परत है जो पृथ्वी के चारों ओर से घेर कर रखती है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देती है और सूरज की हानिकारक किरणों से वायुमंडल बचाती है। सरल शब्दों में वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई हवा की चादर होती है। वायुमंडल में मुख्य गैसें कितनी होती हैं? तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें 1% होती है। तो अगर वायुमंडल की परतों के बारे में देखा जाए तो वायुमंडल में जो है 5 परत होते हैं। पहला परत जो है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, यह सबसे नीचे की परत होती है, यही मौसम बनता है। दूसरा जो है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इसमें ओजोन परत होती है। तीसरा मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फेयर कहा जाता है, और चौथा ताप मंडल, जिसे थर्मोस्फेयर कहा जाता है। पांचवा बहिर्मंडल सबसे ऊपर की परत होती है। वायुमंडल के लाभ: सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है वायुमंडल, सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, पृथ्वी का तापमान संतुलित करता है। तो आइए इसका क्वेश्चन देखेंगे वायुमंडल से। तो पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु के एक परत के ऊपर उष्ण वायु की एक परत हो सकती है, यह क्या कहलाता है? तो पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु की एक परत के ऊपर उष्ण वायु की अर्थात गर्म वायु की एक परत हो सकती है, यह क्या कहलाता है? तो यह जो है तापीय प्रतिलोमता अर्थात थर्मल इन्वर्जन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। सामान्य परिस्थितियों में क्षोभ मंडल में सतह से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, जो 5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। परंतु जब विशेष परिस्थितियों में कालिक एवं स्थानीय रूप से क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी के स्थान पर वृद्धि होती है, तो इस स्थिति को तापमान व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप नीचे की वायु परत अपेक्षाकृत ठंडी तथा इसके ऊपर गर्म वायु की परत स्थापित होती है। तापीय व्युत्क्रमण के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2। तो जो मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर की ऊंचाई जो है 45 किलोमीटर से 85 किलोमीटर होता है, तो ए का 4 होगा। स्ट्रेटोस्फीयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई जो है स्ट्रेटोस्फीयर की 10 से 45 किलोमीटर होती है, तो बी का 2 होगा। थर्मोस्फीयर, जो थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर की ऊंचाई जो है 85 से 105 किलोमीटर होता है, तो सी का 1 होगा। तथा ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई 10 किलोमीटर, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, तो यह जो है 10 किलोमीटर होगा, तो डी का 3 होगा। तो 4 2 1 3, तो देखते हैं 4 2 1 3 किसमें, तो 4 2 1 3 ऑप्शन ए सही है। तो जो मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर को मध्यमंडल कहते हैं, इसकी ऊंचाई 45 से 85 किलोमीटर है। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल कहते हैं, इसकी ऊंचाई 10 से 45 किलोमीटर है। थर्मोस्फीयर ताप मंडल है, 85 से 105 किलोमीटर। ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल है, 10 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल में CO2 लगभग कितने प्रतिशत है? तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, यह 0.03% है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की मात्रा: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य सभी 0.04% है। समान वायु वेग के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो समान वायु वेग के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं को आइसोटेक्स या समवाह गति कहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में विकल्प डी होगा। तो समवाह गति
समवाह गति मतलब समान वायु वेग के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को समवाह गति या आइसोटेक्स कहते हैं। तो समवाह गति मतलब समान वायु वेग के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को समवाह गति या आइसोटेक्स कहते हैं। समनतियाँ अर्थात आइसोलाइंस समान झुकाव या ढलान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समनतियाँ या आइसोलाइंस कहते हैं। आइसोमोजेस्मिक जो आइसोमोजेस्मिक है यह एक मानचित्र पर समान भूकंप तीव्रता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को संदर्भित करता है। समताप आइसोथर्म मानचित्र या चार्ट पर समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा होती है समताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय परत जो धरती के सबसे नज़दीक होती है, तो जो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर होता है यह धरती के सबसे नज़दीक होता है अर्थात 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वायुमंडलीय परत क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा आदि इसी मंडल में होती है। नेक्स्ट, अश्व अक्षांश वायुमंडलीय दबाव पट्टियों के मध्य स्थित है। तो अश्व अक्षांश जो है भूमध्य रेखीय निम्न के बीच स्थित है, इक्वेटोरियल लो के बीच स्थित है अश्व अक्षांश, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो अश्व अक्षांश भूमध्य रेखीय निम्न इक्वेटोरियल वायुमंडलीय दबाव पेटियों के मध्य स्थित है। अश्व अक्षांश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो दोस्तों जो अश्व अक्षांश है, अश्व अक्षांश वे क्षेत्र होते हैं जहां लगभग 30 डिग्री उत्तर, जैसे ये पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण, तो 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हवा का दबाव अधिक होता है और हवाएं बहुत कम चलती हैं। सरल शब्दों में अश्व अक्षांश ऐसा जगह जहां हवा शांत रहती हैं और बारिश बहुत कम होती है। तो अश्व अक्षांश क्यों बनते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास गर्म हवा ऊपर उठती है, वह हवा ऊपर जाकर ठंडी लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर नीचे उतरती है। नीचे उतरने वाली हवा के कारण वहाँ उच्च दाब हाई प्रेशर बनता है, तो इसलिए हवाएं कम चलती है। इसका नाम अश्व अक्षांश इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने समय में जब समुद्री जहाज इन क्षेत्रों में फंस जाते थे, क्योंकि हवा नहीं चलती थी, तो पानी की कमी होने पर अश्व या घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था, इसलिए इसे जो है अश्व अक्षांश दिया गया। तो अश्व अक्षांश की विशेषता, यहाँ कम बारिश होती है, शुष्क या सूखा मौसम होता है, कई बड़े रेगिस्तान इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे 30 डिग्री अक्षांश के आसपास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की वायु पृथ्वी से किसके द्वारा जुड़ी है? तो वायुमंडल की वायु पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जुड़ी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पृथ्वी ग्रह की सतह के निकट बनी रहती है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए गैसों की परत है। यह पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। वायुमंडल की 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अन्य गैसें होती है। ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, वह किस मंडल में रहती है? तो वह जो है समताप मंडल में रहती है। तो ओजोन परत जो समताप मंडल में रहती है, यह पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो ओजोन पृथ्वी की वायुमंडल में स्थित गैस की एक परत है जो मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सघनता अत्यधिक होती है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जो जीवन के लिए हानिकारक है। पराबैंगनी किरणें चर्म कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। ओजोन परत मापने की इकाई जो है डाप्सन होती है। तो जो डाप्सन है यह ओजोन परत मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब एवं पवनें। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वायु दाब या पवन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वायु दाब अर्थात एयर प्रेशर, वायु दाब वह दबाव है जो हवा अपने भार के कारण पृथ्वी की सतह पर डालती है। सरल शब्दों में जैसे पानी का वजन नीचे दबाव डालता है, वैसे हवा भी अपने वजन से दबाव डालती है, इसे वायु दाब कहते हैं। उदाहरण में जैसे समुद्र तल पर वायु दाब जो है ज़्यादा होता है, जबकि पहाड़ों पर कम होता है। तो जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, तथा जो समुद्र तल होता है वहाँ वायु दाब अधिक होता है। पवन क्या होता है? तो पवन चलती हुई हवा को कहते हैं। सरल शब्दों में जहाँ अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है, उसे पवन कहते हैं। जब हवा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ चलती है तो उसे पवन कहते हैं। दोनों में संबंध वायु दाब के अंतर के कारण ही पवन बनती है। जहाँ दबाव ज़्यादा होता है वहाँ
से हवा कम दबाव की ओर जाती है। तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सामान्यतः होता है तो यह जो भूमध्य रेखा होता है। तो ITCZ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है भूमध्य रेखा होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। वह निम्न दबाव क्षेत्र जिसके चारों ओर उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं या दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं मिलती हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। इसकी उत्पत्ति सामान्यतः भूमध्य रेखा पर होती है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में लंबे समय तक बदलाव के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्रों में तीव्र सूखा या बाढ़ आ सकता है। अपवहन शब्द किससे संबंध है? द टर्म ऑफ डिफ्लेशन। तो अपवहन शब्द जो है वायु एक्शन, वाइंड एक्शन से संबंधित है, वायु क्रिया से, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अपवहन एक वायु क्रिया है। यह एक क्षेत्र से ढीली रेत और धूल के कारण कणों को तेजी से चलने वाली हवाओं द्वारा हटाने का कार्य करती है। इक्वेडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र की सतही जल को गर्म होने को कहा जाता है एल नीनो। तो इक्वेडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र की सतही जल को गर्म होने को एल नीनो कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो इक्वेडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र की सतही जल को गर्म होने को एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो एक जटिल मौसमी परिघटना जो 5 से 7 साल बाद प्रकट होती है। यह पेरू के निकट गर्म समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है। ला नीना इसका ठीक उल्टा है। एल नीनो के कारण समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से समुद्री जीव जंतुओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मछलियाँ एवं दूसरे समुद्री जीव अपनी औसत आयु पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। इसके असर के कारण बारिश के पैटर्न में भी बदलाव आता है। यदि एल नीनो दक्षिण अमेरिका की तरफ सक्रिय हो तो भारत में उस साल कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। दोस्तों हम देखेंगे कि चक्रवात क्या होता है और प्रतिचक्रवात क्या होता है, मतलब साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन क्या होता है। तो दोस्तों चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है। तो साइक्लोन एक ऐसा तूफान होता है जो कम वायु दाब लो प्रेशर वाले क्षेत्र में बनता है। तो जो चक्रवात होता है यह कम दाब वाले क्षेत्र में बनता है। इसमें हवाएं चारों ओर से केंद्र की ओर घूमती हैं। तो मतलब ये हवाएं ऐसे आती है, यह केंद्र की ओर घूमती है। तो ऐसे ऐसे मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है वह केंद्र की ओर होता है, मतलब पूंछ से केंद्र की ओर, जैसे ऐसे जाती है ऐसे जाती है ऐसे, मतलब कि इसका जो है जो डायरेक्शन होता है वह केंद्र की तरफ होता है, उसे चक्रवात कहते हैं। यह जो है कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ती है तथा इसमें जो है तेज हवाएं होती हैं, भारी बारिश और तूफान होता है। इसमें भारी बारिश और तूफान होता है। समुद्र के ऊपर अधिक बनते हैं चक्रवात। तो जो चक्रवात होते हैं यह समुद्र के ऊपर अधिक बनते हैं। भारत में आने वाले चक्रवात अक्सर जो है बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर से आता है। अब देखेंगे हम प्रति चक्रवात क्या है। तो प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अधिक वायुदाब होता है, वहाँ बनता है। इसमें हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। तो जो हवाएं हैं यह ऐसे केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, तो इनका डायरेक्शन इस तरह होता है, ठीक है। तो ये जो है केंद्र से बाहर की तरफ चलती हैं, इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। अगर प्रतिचक्रवात की विशेषताएं देखें तो इसमें जो है बाहर की तरफ जो है अंदर की तरफ अधिक दाब होता है तथा बाहर की तरफ कम दाब होता है, जिससे अधिक दाब से कम दाब की तरफ चलती हैं। जबकि चक्रवात में जो है बाहर की तरफ अधिक दाब होता है तथा अंदर की तरफ कम दाब होता है चक्रवात में। तो प्रति चक्रवात अधिक दबाव का क्षेत्र। प्रति चक्रवात में आसमान साफ होते हैं एवं मौसम सूखा होता है। कम या न के बराबर बारिश होती है प्रति चक्रवात में। तो एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफान जो कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाओं से टकराया था, वह कहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो यह जो है अंडमान सागर से उत्पन्न हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफान जो कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की डेल्टाओं से टकराया था, वह अंडमान सागर में उत्पन्न हुआ था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंसक तूफान है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं और हिंसक हवाओं, भारी वर्षा और तूफान के कारण बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं। नेक्स्ट, भारत में मई 2021 में आया चक्रवात जो कि पश्चिमी किनारे से टकराया था, यह किस नाम से जानते हैं। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यह तौकते था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बवंडर क्या है, तो पूछ रहा है कि जो बवंडर है यह क्या है। तो बवंडर क्या होता है, तो जो बवंडर है यह जो है बवंडर पावरफुल व्हीलिंग विंड्स एकम्पेन्ड बाई फ्यूनल शेप्ड
क्लाउड्स, तो कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हवा। तो जो हवा जो है ऐसे 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 फिर ऐसे जो कीप की तरह होती है, ऐसे घूमती है, वह जो है बवंडर होता है। तो कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा को बवंडर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो बवंडर कीपाकार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा होती है। यह गोल गोल घूमती हवा जो स्थल व बादलों से जुड़ी होती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में ज़्यादा आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों में बवंडर के कारण प्रतिवर्ष काफ़ी जनधन की हानि होती है। कैरेबियन सागर में उत्पन्न चक्रवात को हरिकेन, चीन सागर में टाइफून तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर विली विली तथा हिंद सागर में चक्रवात कहा जाता है। विली विली चक्रवात कहाँ है? तो जो विली विली चक्रवात है यह जो है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। तो विली विली चक्रवात उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कर्क रेखा और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफानों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। सामान्य रूप में चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, अर्थात जो चक्रवात होता है, चक्रवात में जो वायु दाब होता है वह बहुत कम होता है तथा जो बाहर वायु दाब होता है वह P2 ज़्यादा होता है। तो इसलिए हवाएं जो है केंद्र से जो है जो बाहर से केंद्र की तरफ जाती, मतलब अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ जाती है। तो इसलिए चक्रवात में हवाएं केंद्र की तरफ हवाओं का डायरेक्शन होता है। तो अतः इनकी जो जो इनकी दिशा होती है, यह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होता है। तो दोस्तों जो चक्रवात होता है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो होता है यह घड़ी की सुई की दिशाओं के विपरीत होता है। तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत मतलब इस डायरेक्शन में होता है, तो इस डायरेक्शन में होता है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशाओं के समान होता है, तो इस डायरेक्शन में होता है, तो जो दक्षिण की तरफ होता है। तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ अर्थात घड़ी की डायरेक्शन के विरुद्ध होता है। तो मतलब जिस गोलार्ध में रहेगा हवा का दिशा उसी तरफ रहेगा। एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए ये उत्तर की तरफ रहेगा, अर्थात इसे घड़ी की दिशा के विपरीत कहा जाता है। तथा दक्षिण गोलार्ध में देखिए दक्षिण की तरफ रहेगा, अर्थात इसे जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है घड़ी की दिशा के अनुकूल कहा जाता है। इन्हें अलग अलग स्थानों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, भारत में चक्रवात और चीन में जो है टाइफून, अमेरिका में इसे टार्नेडो कहते हैं। नेक्स्ट, आर्द्रता या वर्षा, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। वर्षा और हिम का मिश्रित अवक्षेपण क्या है? तो वर्षा और हिम का मिश्रित अवक्षेपण जो स्लीट या सहीम वृष्टि है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वर्षा और हिम का मिश्रित अवक्षेपण सहीम वृष्टि स्लीट कहलाती है। सहीम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ की पानी की जमी हुई बूंदें हैं। सहीम वृष्टि प्रायः सर्दियों के समय होती है, जब वायुमंडल के निचले भाग में तापमान जल के हिमांक बिंदु से थोड़ा अधिक होता है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ की गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे गोला पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में वर्ष भर बारिश विपरीत होती रहती है? तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है वर्ष भर बारिश विपरीत होती रहती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर बारिश का जो है वितरण होता रहता है। इन क्षेत्रों में संवहनी वर्षा होती है। इसकी उत्पत्ति गर्म और आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में रहने वाली पवनें गर्म होकर उठती हैं, जो संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। तो है जो भूमध्य रेखा के आसपास उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण इन क्षेत्रों में दोपहर के समय मूसलाधार वर्षा कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा किस ऋतु में होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो भारी वर्षा होती है यह शीतकाल या विंटर में होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा विंटर शीत ऋतु में होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जलवायु शुष्क होता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। वर्षा और ओलों की प्रचंड मूसलाधार बौछार जो सामान्यतः अल्पावधि की होती है, इस कथन के लिए निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पूछ रहा है कि वर्षा या ओलो की प्रचंड मूसलाधार बौछार जो सामान्यतः अल्पावधि की होती है, इस कथन के लिए निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है?
तो इससे जो है मेघ विस्फोट या क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मेघ विस्फोट या बादल फटना क्लाउड बर्स्ट बारिश का एक चरम रूप है। इस घटना में बारिश के साथ ओले भी पड़ते हैं। सामान्यतः बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनटों तक मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल फटने की घटना मानसून पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है। इसके कारण होने वाली वर्षा लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से होती है। कुछ ही मिनटों में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जिस कारण भारी तबाही होती है। नेक्स्ट, जलवायु या क्लाइमेट। तो जलवायु से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। आइसोफीन निम्नलिखित घटनाओं में से किससे संदर्भित है? तो पूछ रहा है कि जो आइसोफीन है निम्नलिखित घटनाओं में से किससे संबंधित है? तो जो आइसोफीन है, आइसोफीन समान मौसमी घटनाओं वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं होती है। तो जो आइसोफीन होता है यह समान मौसमी घटनाओं वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मानचित्रों पर दर्शाई जाने वाली प्रमुख समान रेखाएं, तो आइसोफीन समान मौसमी घटनाओं वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब। आइसोबार समान वायुमंडलीय दाब वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं होती है समताप। आइसोथर्म समान तापमान वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं होती है। तथा आइसोबाथ समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कारक किसी भी जगह की जलवायु को नियंत्रित नहीं करते हैं? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारक है जो किसी भी जगह की जलवायु को नियंत्रित नहीं करते हैं? तो दबाव या पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, पानी की उपलब्धता तथा महासागरीय जलधारा और भू आकृति की विशेषताएं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कारक है जो जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? दबाव या पवन, समुद्र से दूरी, पानी की उपलब्धता, महासागरीय जलधारा एवं भू आकृति। तो दबाव और पवन प्रणाली या जलवायु को नियंत्रित करते हैं। समुद्र से दूरी ये भी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तथा पानी की उपलब्धता जलवायु को नियंत्रित नहीं करती है। महासागरीय जलधारा और भू आकृति विशेषताएं, ओशियन करंट एंड द लैंड फॉर्म फीचर्स, ये भी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो ए बी डी तीनों सही है, जबकि सी जो है पानी की उपलब्धता यही जलवायु को नियंत्रित नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो जलवायु को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक निम्न है। दबाव या वायुमंडल, समुद्र से दूरी, जलधारा और भू आकृति की विशेषताएं, अक्षांश। पानी की उपलब्धता जलवायु को नियंत्रित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो क्लाइमेट पैटर्न अकर्स ड्यू टू अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन। तो एल नीनो जलवायु प्रतिमान के पृष्ठीय जल के असामान्य तरीके से गर्म हो जाने के कारण घटित होती है। तो एल नीनो किस महासागर के गर्म होने के कारण घटित होती है? तो जो एल नीनो है यह प्रशांत महासागर में घटित होती थी। इसका ऑप्शन सी सही है। तो एल नीनो जटिल मौसमी पैटर्न है। एल नीनो जलवायु प्रतिमान प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल के असामान्य तरीके से गर्म हो जाने के कारण घटित होती है। एल नीनो की वजह से प्रशांत क्षेत्र में बहने वाली व्यापारिक हवाएं कमज़ोर होती हैं और मानसून को भी धीमा कर देती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो जो स्वीडन है, स्वीडन भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित नहीं, जबकि स्पेन, ग्रीस और इटली जो है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। तो भूमध्य सागर के आसपास विकसित होने के कारण ही इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु रखा गया है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस जलवायु के अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण इटली, यूनान, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया तथा उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका का चिली, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल है। स्वीडन भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम है। ए डेफिनेट ड्राई एंड द वेट सीजन। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु एक डेफिनेट ड्राई एंड द वेट सीजन, एक निश्चित शुष्क एवं गीला मौसम है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। एक निश्चित शुष्क एवं गीला मौसम उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है। सवाना, जिसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, सवाना का सबसे बड़ा विस्तार अफ्रीका में, उदाहरण केन्या व तंजानिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु चरम पर है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश हैं। यह क्षेत्र
किसको संदर्भित करता है? तो जलवायु चरम पर है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश हैं। तो यह क्षेत्र जो है किसको संदर्भित करता है? तो यह क्षेत्र जो मध्य एशियाई स्टेपी को जो है संदर्भित करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो चरम जलवायु, कम वर्षा और लोगों का खानाबदोश जीवन मध्य एशियाई स्टेपी तुल्य जलवायु को संदर्भित करता है। इस जलवायु का विकास मध्य अक्षांशों, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की पछुआ पवनों के प्रभाव वाली पेटी में होता है। वर्षा करने वाली पवनें महाद्वीपों के आंतरिक भागों में नहीं पहुंच पाती है। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में वृक्षों का अभाव होता है और कम एवं मध्यम ऊंचाई वाली घास पाई जाती है। इस क्षेत्र में पशुपालन एवं गेहूं की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। पशुपालन मुख्य व्यवसाय होने के कारण लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त किन विकल्पों द्वारा वर्णित किया जाता है? तो जो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण है उसकी योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त किन विकल्पों द्वारा वर्णित किया जाता है? तो इसको जो है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, मतलब पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला क्या है? पहला जो है उष्णकटिबंधीय, कोष्ण शीतोष्ण तथा शीत हिम वन जलवायु। तो पहला, तीसरा, चौथा होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को उष्णकटिबंधीय, कोष्ण शीतोष्ण, शीत हिम वन जलवायु तथा शीत जलवायु द्वारा वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है? तो विच ऑफ क्लाइमेट शोज गिवन कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों, कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है? तो कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले कोई कवक और पुष्पित पौधों के लिए अनुकूल होती है ऐसी जलवायु। अस्थायी तुषार का क्षेत्र जहाँ की अवमृदा हमेशा जमी रहती है। तो रीजन ऑफ परमाफ्रोस्ट वेयर द सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन। तथा ड्यूरिंग समर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, ग्रीष्मकाल के दौरान दिन का उजाला बहुत लंबे समय तक रहता है। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड द वाटर लॉगिंग सपोर्ट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट्स। तो छोटा उपज मौसम और जल का भराव केवल कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों को सहारा देते हैं। तो यह जो है टुंड्रा जलवायु है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, टुंड्रा जलवायु। तो टुंड्रा जलवायु का विशेष लक्षण अस्थायी तुषार का क्षेत्र है जहां मृदा हमेशा जमी होती है। लघु वर्धन काल तथा जलाक्रांति के कारण छोटी वनस्पति ही पनप पाती है जिसमें काई, लाइकेन तथा पुष्पित पौधे प्रमुख है। ग्रीष्म काल में दिन की अवधि बहुत लंबी होती है तथा टुंड्रा जलवायु में वर्षा का निम्न स्तर प्राप्त होता है। आमतौर पर गर्मियों में हर साल 5 से 15 इंच वर्षा होती है। नेक्स्ट, शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल, ड्राई रीजन एंड द डेजर्ट। तो अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो अटकामा मरुस्थल है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है। यह चिली के उत्तर में पेरू, बोलीविया तथा अर्जेंटीना के सीमाओं के पास 600 मील लंबा मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, अटकामा मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जो कालाहारी मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसे रेगिस्तान का विस्तार दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना एवं नामीबिया तक है। तो जो कालाहारी मरुस्थल, इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना एवं नामीबिया तक है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क जगह किस देश में है? तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क जगह जो चिली में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो अटकामा मरुस्थल पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है। यह मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी चिली और पेरू में अवस्थित है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा एवं अन्य खनिज के विशाल भंडार है। थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? तो थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा जो है भारत में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। थार मरुस्थल जो महान भारतीय मरुस्थल भी कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विस्तारित एक शुष्क व मरुस्थल क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान में विस्तारित है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल का 85% भाग भारत और 15% भाग पाकिस्तान में है, अर्थात थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। यह अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, चाड, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को आदि देश में फैला है सहारा मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल 86 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान विक्टोरिया मरुभूमि कहाँ है? तो महान विक्टोरिया मरुभूमि ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो महान विक्टोरिया मरुभूमि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
टकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? टकलामाकन मरुस्थल जो है पश्चिमी एशिया अर्थात चाइना में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो टकलामाकन मरुस्थल मध्य एशिया में चीन में स्थित है। यह दक्षिण के कुनलून पर्वत, पश्चिम में पामीर पठार तथा उत्तर में तियान शान पहाड़ियों से सीमा बनाता है। यह 1000 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा मरुस्थल है। इसे खंडहरों का स्थान भी कहा जाता है। उलूरू का तात्पर्य क्या है? तो जो उलूरू है, उलूरू से तात्पर्य क्या है? तो उलूरू जो है रेतीले पत्थर का यह विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है। तो उलूरू रेतीले पत्थर का एक विशाल शिलाखंड होता है जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो उलूरू एक आयताकार रेतीले पत्थर का विशाल शिलाखंड है जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। यह विशाल पत्थर आदिम ऑस्ट्रेलियाइयों के लिए पवित्र है। धार्मिक महत्व के कारण 2019 में इस पत्थर पर चढ़ाई बंद करा दी गई। इस विशाल बलुए पत्थर की ऊंचाई समुद्र तल से 863 मीटर। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो जो ऊंट है, ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ऊंटों को मुख्य रूप से उनकी शारीरिक बनावट के कारण रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इनमें गद्दीदार पैर रेगिस्तानी रेत की परिस्थितियों के अनुकूल है जो उन्हें गर्म रेत में चलने में मदद करते हैं। यह रेतीले मैदानों में कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, वन या फॉरेस्ट। तो वन या फॉरेस्ट, तो इसका क्वेश्चन नंबर 117, विश्व के किस भाग में जीवों का घनत्व सबसे अधिक है? तो पूछ रहा है कि विश्व का कौन सा भाग है जिसमें जीवों का घनत्व सबसे अधिक है? तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जीवों का घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जीवों का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतुओं और वनस्पतियों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वर्षावन सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। पृथ्वी का केवल 6% भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से ढका है, परंतु विश्व की कुल प्रजातियों का 4/5वां भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस के पेड़ों से शुष्क ग्रीष्म में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्ते गिरते हैं? तो पूछ रहा है कि कौन से वन के पेड़ हैं जिसमें शुष्क ग्रीष्म में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्ते गिरते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट में जो है पत्ते 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरते हैं। तो 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के पेड़ शुष्क ग्रीष्म में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन जल के संरक्षण के लिए गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, आंवला, महुआ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। टैगा वन निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो जो टैगा वन है ये रूस में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दिए गए विकल्पों में टैगा वन रूस में पाए जाते हैं। टैगा वनों के अंतर्गत विश्व की 25% वन भूमि शामिल है। टैगा वनों को बर्फीले वनों के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत लार्च, स्प्रूस और पाइन जैसे शंकुधारी वृक्ष आते हैं। तो पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन किसमें नहीं पाया जाता? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है रसिया में नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन रूस में नहीं पाया जाता। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में लगभग 28 डिग्री तक विस्तृत है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। रोडोडेंड्रॉन किसकी एक विशिष्ट प्रजाति है? तो जो रोडोडेंड्रॉन है यह अल्पाइन क्षेत्र की एक विशिष्ट प्रजाति है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो रोडोडेंड्रॉन अल्पाइन क्षेत्र की विशिष्ट प्रजाति है। यह फूलों और पौधों की एक प्रजाति है जिसमें झाड़ियाँ और पेड़ शामिल है। ये वृक्ष अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस वृक्ष कहाँ पर जंगली अवस्था में पाया जाता है? तो यूकेलिप्टस वृक्ष जो ऑस्ट्रेलिया में जंगली अवस्था में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो यूकेलिप्टस मिर्टेसी कुल का एक वृक्ष है। यह सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। इस वृक्ष का आमतौर पर प्रयोग ईंधन, कागज आदि बनाने में किया जाता है।
विश्व में शीघ्रता से कम होते प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो विश्व में शीघ्रता से कम होते प्राकृतिक संसाधन जो फॉरेस्ट या वन है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो विश्व में शीघ्रता से कम होते प्राकृतिक संसाधन वन है। वर्तमान में बढ़ते शहरीकरण एवं कृषि भूमि के विस्तार के कारण लगातार वनों की कटाई की जा रही है, जिसके कारण इनका लगातार ह्रास हो रहा है। वे संसाधन जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है और बिना किसी रूपांतरण के उनका उपयोग किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वन, पानी, हवा, सूरज की रोशनी आदि प्राकृतिक संसाधन है। चीड़ के वृक्ष किसकी विशेषताएं हैं? तो जो चीड़ का वृक्ष है वह किसकी विशेषताएं है? तो जो चीड़ का वृक्ष है, चीड़ का वृक्ष शीतोष्ण कटिबंधीय वन की विशेषताएं हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही, शीतोष्ण कटिबंधीय वन की विशेषताएं हैं चीड़ का वृक्ष। तो चीड़ के वृक्ष शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्र होता है, जहां गर्मी और सर्दी के मौसम के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में जैसे मध्य एशिया और मध्य उत्तरी अमेरिका जो समुद्र से काफ़ी दूर है, तापमान में काफ़ी परिवर्तन होता है और इस इलाके में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ध्यातव्य है कि अधिकांश शीतोष्ण शंकुधारी वन सदाबहार होते हैं, किंतु कुछ वन शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार या पर्णपाती वनों का मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन का भाग नहीं पाया जाता है? तो जो मैक्सिको है, मैक्सिको में अमेजन का भाग नहीं पाया जाता, जबकि कोलंबिया, ब्राज़ील एवं सूरीनाम में जो है अमेजन का भाग पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, मैक्सिको। तो मैक्सिको देश में अमेजोन का विस्तार नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जबकि अमेजोन का विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अमेजोन विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में अमेजोन नदी और इसकी सहायक नदियों के बेसिन में मौजूद है। चीड़ या पाइन के पेड़ पाए जाते हैं। तो जो चीड़ या पाइन के पेड़ है, यह शंकुधारी वन है। कोनीफेरस फॉरेस्ट हैं चीड़ या पाइन के पेड़, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो चीड़ या पाइन शंकुधारी वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। यह आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में भारत, वर्मा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और फिलीपींस द्वीप समूह में है। भारत में यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पेटियों का अनुक्रमण हमें दिखाई पड़ता है। तो प्राकृतिक वनस्पति पेटियों का अनुक्रमण हमें पर्वतीय वनों में दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्राकृतिक वनस्पति पेटियों का अनुक्रमण सक्सेशन पर्वतीय वनों में दिखाई देता है। निम्नलिखित वनों के प्रकारों में किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित वनों के प्रकारों को किस प्रकार के वन को मानसूनी वन कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अर्थात द ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट को जो है मानसूनी वन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वनस्पतियां भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां वर्षा की मात्रा 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। वर्षा की मात्रा के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती आर्द्र वन, इस प्रकार के वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में पाया जाता है। इस वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, चंदन, आम, महुआ आदि होते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती आर्द्र वन ये वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में पाए जाते हैं। इस वनों में पाए जाने वाले वृक्ष महुआ, बबूल, रबर, शीशम आदि हैं। सागर एवं झील, ओशन एंड लेक से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे तो किस महासागर की लवणता सबसे कम है? तो जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर की लवणता सबसे कम है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो आर्कटिक महासागर की लवणता सबसे कम है। ध्रुवों पर पिघलती बर्फ से ताज़ा पानी सतह की लवणता को कम करती है। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33 से 37% होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% होती है। स्थल मंडल की सबसे अधिक गहराई मिलती है। तो स्थल मंडल की जो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गहराई मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो स्थल मंडल की सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरा बिंदु जो है मेरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से होकर गुजरता है? तो व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है, यह जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर।
तो व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है, यह मार्ग दुनिया के विदेशी व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा कवर करता है और इसे दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग माना जाता है। बिग ट्रंक रूट उत्तरी पूर्व अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। इसका महत्व वैश्विक व्यापार में अत्यधिक है। इस मार्ग पर दोनों तरफ अच्छे बंदरगाह हैं। गर्म जलधाराओं की वजह से यहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को कौन सा जल निकाय लक्षद्वीप से जोड़ता है? तो भारत की मुख्य भूमि को जो है अरब सागर जल निकाय जो है लक्षद्वीप से जोड़ता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत की मुख्य भूमि को अरब सागर लक्षद्वीप से जोड़ता है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इस द्वीप में जो है लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं जिनका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे गहरी झील है? तो जो बैकाल झील है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील लगभग 1632 मीटर मीठे पानी की झील है। बैकाल झील रूस में पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसमें विश्व के कुल जमे हुए मीठे पानी के भंडार का लगभग 20% भाग है। महासागर में ज्वालामुखी अग्निवलय अवस्थित है। तो महासागर में जो ज्वालामुखी अग्निवलय है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी अग्निवलय स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, पैसिफिक ओशन। तो प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी अग्निवलय अर्थात रिंग ऑफ फायर अवस्थित है। डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू निम्नलिखित में से किसके नाम हैं? तो जो डिडवाना, कुचामन तथा सरगोल और खाटू जो है लवण झील के नाम है, सैलाइन झील के नाम है, सैलाइन लेक्स के नाम है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू लवण झीलें हैं। विश्व की सबसे लवणीय झील तुर्की की वान झील है जिसकी लवणता 333% है। तो जो रिसाव है, रिसाव संबंधित है, रिसाव पेलोजिक जमाव से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो रिसाव जो है, रिसाव पेलोजिक जमाव से संबंधित है। पेलोजिक निक्षेपों में समुद्री पौधों और जानवरों के रूप में कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ अकार्बनिक पदार्थ भी शामिल होते हैं। ये महाद्वीपीय ढलानों, महाद्वीपीय उभार, खाइयों और गहरे महासागरों में पाए जाते हैं। समुद्री जल के आवधिक गति को क्या कहा जाता है? तो समुद्री जल के आवधिक गति को जो ज्वार या टाइड्स कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नियमित चाल से समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उठना ज्वार कहलाता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से में डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रेट बीटर झील किसका एक हिस्सा है? तो जो ग्रेट बीटर झील है यह स्वेज नहर का एक हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन सी सही। तो ग्रेट बीटर झील मिस्र के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो स्वेज नहर का हिस्सा है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है झील है क्रमशः मंजला, तिम्सा, ग्रेट बीटर एवं लिटिल बीटर है। तो जो स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित झील क्रमशः मंजला, फिर तिम्सा, फिर ग्रेट बीटर, फिर लिटिल बीटर है। समुद्र की चौड़ी उपखाड़ी जो अवतल होती है उसको क्या कहा जाता है? तो समुद्र की चौड़ी उपखाड़ी जो अवतल होती है, जैसे अवतल लेंस की तरह होती है, ऐसे होती है, तो उसको जो है बे अर्थात खाड़ी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो समुद्र की चौड़ी उपखाड़ी जो अवतल होती है खाड़ी कहलाती है। यह तटरेखा की अवतलता या समुद्र की अन्य प्रविष्टियां से संबंधित है जिसका निर्माण झील या समुद्र की गतिविधियों द्वारा होता है। शैवाल जैसा महासागरीय निक्षेप कहलाते हैं। तो शैवाल जैसा महासागरीय निक्षेप जो है डायोटम ओज या द्विअणु रिसाव कहलाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो शैवाल जैसा महासागरीय निक्षेप द्विअणु रिसाव कहलाता है। डायटोमेसियस रिसाव मुख्य रूप से डायटम कंकालों से बनते हैं और आमतौर पर उच्च अक्षांशों में महाद्वीपीय किनारों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी एक मध्य महासागरीय कटक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है 90 ईस्ट कटक कहते हैं। 90 ईस्ट कटक, बंगाल की खाड़ी एक मध्य सागरीय कटक है, इसे 90 ईस्ट रिज या 90 ईस्ट कटक कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित मध्य सागरीय कटक को 90 ईस्ट रिज कहते हैं। यह रिज 5000 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर ऊंची बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व भारतीय रिज तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीव कहाँ पर रहते हैं उन्हें नितल जीव के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा जीव कहाँ पर रहते हैं जिन्हें नितल जीव के नाम से जाना जाता है? तो इंग्लिश में पढ़ते हैं बेंथोज इज
नेम गिवन दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव, तो वह कहाँ रहते हैं, तो यह जो है महासागर के तल पर रहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है, महासागर के तल पर। तो जो जीव महासागर के तल पर रहते हैं उन्हें नितल जीव अर्थात बेंथोज के नाम से जाना जाता है। बेंथोज एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ समुद्र की गहराई है। प्रकाश पानी के तल तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए समुद्र तल तक पहुंचने वाले कार्बनिक पदार्थ ही बेंथोस के पोषण के प्राथमिक स्रोत हैं। समुद्री तारे, घोंघे, स्टारफिश और बेंथोस जीवों के उदाहरण है। सुनामी का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी का सबसे मुख्य कारण भूकंप है, अर्थक्वेक है, तो इसका ऑप्शन टी सही है। तो सुनामी समुद्र में उठने वाली विनाशकारी लहरें हैं जो बंदरगाह तट की ओर प्रवाहित होती हैं। इनकी ऊंचाई अधिक होती है। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जनधन को हानि पहुंचाती हैं। सुनामी की उत्पत्ति समुद्र में ज्वालामुखी घटना, भूकंपीय घटना, भूस्खलन और उल्का पिंड के गिरने के कारण होती हैं। इसमें भूकंप सुनामी का सबसे मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है द पर्सियन गल्फ अर्थात पारस की खाड़ी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। यह उत्तरी अमेरिका एवं क्यूबा से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह अटलांटिक महासागर में 6 लाख वर्ग मील क्षेत्र में फैली हुई है। मैक्सिको की खाड़ी का सबसे गहरा बिंदु जो है सिक्सवी द्वीप कहलाता है। तो जो मैक्सिको की खाड़ी है इसका सबसे गहरा बिंदु सिक्सवी द्वीप कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा गर्त कहाँ स्थित है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, हिंद महासागर। तो सुंडा गर्त हिंद महासागर के पूर्वी भाग में जावा द्वीप के पास स्थित विश्व का 5वां सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। अभी तक ज्ञात लगभग 57 महासागरीय गर्तों में 32 प्रशांत महासागर में गर्त हैं, 19 अटलांटिक महासागर में तथा 6 हिंद महासागर में। महासागरों के गहरे क्षेत्रों में ऐसे सागरीय द्रोणियाँ जिनके किनारे खड़ी ढाल वाले हों और आसपास के महासागरीय नितल की तुलना में 3 से 5 किलोमीटर गहरे हों गर्त कहलाते हैं। विश्व के 4 प्रमुख महासागरीय गर्त हैं। पहला मेरियाना गर्त 11,022 मीटर प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ गर्त जो प्रशांत महासागर में, टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में, प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। सतह क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सतह क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है, तो इसका ऑप्शन सी से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम एशिया में स्थित कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस है। कैस्पियन सागर के अतिरिक्त विश्व की 3 सबसे बड़ी झीलें निम्न हैं। सुपीरियर झील 82,100 किलोमीटर, विक्टोरिया झील 68,880 870 किलोमीटर, ह्यूरॉन झील जो है 59,600 वर्ग किलोमीटर होती है। कौन से समुद्र में सबसे ज़्यादा खारापन है, तो जो मृत सागर है, मृत सागर में सबसे ज़्यादा खारापन है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो लवणता की प्रतिशतता के आधार पर जॉर्डन इजराइल की सीमा पर स्थित मृत सागर की लवणता सर्वाधिक 238%, 340 ग्राम प्रति लीटर जल है। इसका कारण इसके उष्णकटिबंधीय में स्थित होना तथा अत्यधिक वाष्पीकरण का होना होता है। निम्नांकित युग्मों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो जो कारपेंट्रिया की खाड़ी है, टार्टरी की खाड़ी है, तो जो कारपेंट्रिया की खाड़ी है ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो हाँ ये सही है, कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। टार्टरी की खाड़ी जापान में नहीं है, तो टार्टरी की खाड़ी कहाँ है, तो टार्टरी की खाड़ी रूस में है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, तो बी वाला सही सुमेलित नहीं, टार्टरी की खाड़ी रूस में है। तथा सिरते की खाड़ी, जो सिरते की खाड़ी है ये लीबिया में है, अदन की खाड़ी यमन में है। तो टार्टरी की खाड़ी रूस में स्थित है। जो टार्टरी है, टार्टरी की खाड़ी रूस के तट पर स्थित है। यह ओखोस्टक सागर को जापान सागर से जोड़ती है। तो जो टार्टर की खाड़ी है यह ओखोस्टक सागर को जापान सागर से जोड़ती है। महासागरों में ज्वार उठते हैं, तो महासागरों में ज्वार कब उठते हैं, तो महासागरों में जो है ज्वार जो है चंद्रमा के आकर्षण के कारण उठते हैं, तो सही है। अट्रैक्शन ऑप्शन मतलब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार उठते हैं, तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों के कारण। तो सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र का जल औसत समुद्र तल से ऊपर उठता तथा नीचे गिरता रहता। जल के ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ने को ज्वार टाइड कहते हैं। जल के नीचे गिरकर समुद्र की ओर पीछे लौटने को भाटा एब कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्तियों के कारण दीर्घ ज्वार आता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार फंड की खाड़ी कनाडा के प्रशांत तट पर स्थित में आता है। तो महासागरीय धाराएं, ओशन करंट, तो जेट धाराओं को उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। ये लगभग
किस डिग्री अक्षांश में स्थित है? तो जो जेट धाराएं होती हैं ये उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। तो जो जेट धाराएं हैं इनको जो है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। यह किस डिग्री अक्षांश में स्थित है? तो यह जो है 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही, 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जेट धाराओं को उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। ये लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत में जेट धाराओं का प्रवाह ग्रीष्मकाल को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में रहता है। ग्रीष्मकाल में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह सूर्य की उत्तरायण गति के साथ हिमालय के उत्तर की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सर्वाधिक बड़ी धारा का नाम बताइए जिसका काला पानी होने के कारण उसे काली धारा कहते हैं। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा धारा है जिसका काला पानी होने के कारण उसे काली धारा कहा जाता है। तो जो क्यूरोसियो की धारा है, क्यूरोसियो करंट, क्यूरोसियो धारा ऐसी धारा है जिसका जो काला पानी होने के कारण क्यूरोसियो की धारा को काली धारा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्यूरोसियो की धारा, क्यूरोसियो करंट। तो क्यूरोसियो की धारा को जापान धारा या काली धारा के रूप में भी जाना जाता है। क्यूरोसियो धारा एक गर्म जल धारा है जो प्रशांत महासागर में संबंधित है। तो जो क्यूरोसियो धारा, इसे काली धारा भी कहा जाता है। यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्न में कौन सी गर्म समुद्री धारा है? तो जो गल्फ स्ट्रीम धारा है, गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म समुद्री धारा है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। कॉरियोलिस बल के प्रभाव में उत्तरी गोलार्ध की धाराएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं बाईं ओर प्रवाहित होती है। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को दो वर्गों गर्म धारा और ठंडी धारा में विभाजित किया गया है। गर्म धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर और ठंडी धाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। अलास्का, एल नीनो, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म समुद्री धारा है, जबकि कनारी तथा लेब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा है। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ्स ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है या जो क्वींसलैंड के तट से दूर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है या क्वींसलैंड तट से दूर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर 1400 मील तक फैली है। यह विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है। इस प्रवाल पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं जिन्हें जूजेथेले कहा जाता है। इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कोरल रीफ गोलाकार या घोड़े के नाल के आकार का होता है? तो जो एटोल्स कोरल रीफ है यह जो गोलाकार या घोड़े के नाल के आकार का होता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, एटोल्स। एटोल्स कोरल रीफ गोलाकार और घोड़े के नाल के आकार का होता है। इन्हें वलयाकार कोरल रीफ भी कहा जाता है। ये किसी लैगून के चारों ओर और प्रवाल भित्तियों की एक पट्टी से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप कंटिनेंट आइसलैंड विश्व में सर्वाधिक विशाल द्वीप समूह कहाँ पर है? तो पूछ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक विशाल द्वीप समूह कहाँ पर है? तो विश्व में सर्वाधिक विशाल द्वीप समूह ग्रीनलैंड में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। यह यूरोपीय राष्ट्र डेनमार्क के अधीन स्वायत्त राज्य है। इसके बाद क्रमशः ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी, बोर्नियो एवं मेडागास्कर बड़े द्वीप हैं। तो जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी, बोर्नियो एवं मेडागास्कर बड़े द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप है। तो मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित मेडागास्कर द्वीपीय देश है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालतम द्वीप समूह कौन सा है? तो जो न्यूगिनी है, न्यूगिनी इसमें सबसे विशालतम द्वीप समूह है, जबकि पहला जो है ग्रीनलैंड है। तो यहाँ न्यूगिनी होगा। तो उपर्युक्त में न्यूगिनी विशालतम द्वीप समूह है। न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड है। वह कौन सा महाद्वीप जो सर्वाधिक भूमध्य रेखा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो सर्वाधिक भूमध्य रेखा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो यह जो अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो अफ्रीका महाद्वीप सर्वाधिक भूमध्य रेखा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के 7 सबसे बड़े ठोस सतह के टुकड़े हैं जिन्हें महाद्वीप कहा गया।
उनके नाम निम्न है: एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र बरमूडा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र बरमूडा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो जो बरमूडा द्वीप है यूनाइटेड किंगडम का, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बरमूडा यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के तट से लगभग 650 मील दूर है। यह 7 मुख्य द्वीपों और लगभग 170 अतिरिक्त द्वीपों और चट्टानों से बना है। बरमूडा का 1968 का संविधान द्वीप को आंतरिक स्वशासन के लिए औपचारिक जिम्मेदार प्रदान करता है। ब्रिटिश सरकार बाहरी मामलों, रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। वस्तुतः यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है। तो जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त देश है। इसकी राजधानी नूक है। तो जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की राजधानी जो है नूक है, या डेनमार्क की राजधानी नूक है। कौन सा सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो जो इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्रश्नगत विकल्पों में इंडोनेशिया द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल 19,04,569 वर्ग किलोमीटर है। भारत के दो द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर तथा 8,249 किलोमीटर है। फिलीपींस द्वीप समूह का क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। उस महाद्वीप के नाम बताएं जो महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप बनाते हैं। तो पूछ रहा है कि ऐसा महाद्वीप का नाम बताएं जो महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप बनाते हैं। तो उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, तो एशिया एवं अफ्रीका, नहीं, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका इधर तथा अफ्रीका इधर, ये एक दूसरे का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप बनाते हैं। इन दोनों महाद्वीपों का आकार एक दूसरे से मेल खाता है। इनके उत्तरी भाग चौड़े व आधार बनाते हैं, जबकि दक्षिणी भाग की तरफ सांकरे होते हैं जो कि सुदूर दक्षिण पर अंतरीप का आकार ग्रहण करते हैं। दोनों महाद्वीपों की तटरेखाएं भी मेल खाती हैं जो कभी एक साथ जुड़े हुए थे। द्वीप समूह का तात्पर्य क्या है? तो द्वीप समूह से तात्पर्य क्या है? एन आर्की पेलेगो से क्या तात्पर्य? तो द्वीप समूह से तात्पर्य क्या होता है? तो द्वीप समूहों से तात्पर्य अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड डेट लाई इन फेयरली क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो काफ़ी हद तक निकट द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। द्वीप समूह काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का समूह होता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसमें 5 मुख्य द्वीप सुमात्रा, जावा, कालीमंताना, सुलावेसी और पापुआ आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जापान का द्वीप है? तो जो सिनकोवे द्वीप है, सिनकोवे द्वीप जापान का द्वीप है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सिनकोवे द्वीप चीन में स्थित है। सॉरी, कौन सा द्वीप जापान का नहीं है? तो यहाँ नहीं है। तो जो सिनकोवे द्वीप है यह चीन में स्थित है, जबकि होकाइडो, शिकोकू और होन्शु जो है जापान के द्वीप हैं। तो सिनकोवे द्वीप चीन में स्थित है, जबकि होकाइडो, होन्शु और शिकोकू द्वीप जो है जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर फॉकलैंड विवाद किसके बीच है? तो फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर फॉकलैंड विवाद यूके और अर्जेंटीना के बीच है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर फॉकलैंड विवाद जो यूके और अर्जेंटीना के बीच है। यह द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के तट से लगा एक द्वीप समूह है। 1833 में ब्रिटिश शासन की पुनर्स्थापना के बाद अर्जेंटीना ने उस पर अपनी प्रभुता का दावा किया। अर्जेंटीना द्वारा जताए गए अधिकार को द्वीपवासियों द्वारा खारिज किए जाने के बाद अर्जेंटीना ने 1982 में फॉकलैंड द्वीप पर आक्रमण किया। तदोपरांत अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच चले 2 महीनों के लंबे अघोषित युद्ध में अर्जेंटीना की हार हुई। मिनिकॉय और अमीनी द्वीप कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है? तो मिनिकॉय और अमीनी द्वीप जो है लक्षद्वीप का हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मिनिकॉय और अमीनी द्वीप लक्षद्वीप के स्थित
दो प्रमुख द्वीप हैं जिन्हें 1956 में लक्षद्वीप के साथ संयुक्त कर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ध्यातव्य है कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित कुल 36 द्वीपों का समूह है, परंतु केवल 10 द्वीपों पर ही जनजीवन है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और मुख्य भाषा मलयालम है। तो जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी कवरत्ती तथा लक्षद्वीप की मुख्य भाषा मलयालम है। नेक्स्ट चैप्टर, विश्व के प्रमुख देश, राजधानियाँ, मुद्राएं, मेजर कंट्री कैपिटल्स, करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में कौन सी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया की सर्वाधिकाधिक मुद्रा है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक मुद्रा है। तो यह जो यूरो है, तो यूरो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक मुद्रा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा को लॉन्च किया गया। पहले 3 वर्षों तक यह एक अदृश्य मुद्रा थी जिसका उपयोग केवल लेखांकन उद्देश्यों और इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए किया जाता था। 1 जनवरी 2002 को इसके सिक्के और नोट, बैंक नोट लॉन्च किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो देश एवं राजधानी, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। वेलीज की राजधानी बेलमोपान है। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो है। बुरुंडी की राजधानी जो है गीतेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। तो जो टका है यह बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से क्यूबा की राजधानी कौन सी है। तो जो क्यूबा है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो देश एवं राजधानी, तो इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो, पेरू की राजधानी लीमा, कनाडा की राजधानी ओटावा तथा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो, पेरू की राजधानी लीमा, कनाडा की राजधानी ओटावा तथा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूस की राजधानी कौन सी है। तो रूस की राजधानी मॉस्को है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो देश एवं राजधानी, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो जो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क तथा स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा डॉलर है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा डॉलर है। अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार और वित्त में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक तौर पर 1792 में मुद्रा के रूप में अपनाया गया था। अमेरिकी डॉलर के नोट कागज से नहीं बल्कि कपास और लिनन के मिश्रण से बने होते हैं। अमेरिकी डॉलर के नोटों पर विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियों का चित्रांकन, जैसे $1 की नोट पर जॉर्ज वाशिंगटन और $100 की नोट पर बेंजामिन फ्रैंकलिन आदि है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि $1 के नोट पर किसका फोटो है। तो $1 के नोट पर जॉर्ज वाशिंगटन तथा $100 की नोट पर बेंजामिन फ्रैंकलिन का चित्र है। चीन की राजधानी का नाम बताएं। तो जो चीन है, चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। टोक्यो जापान की राजधानी है। शिलांग भारतीय राज्य मेघालय की राजधानी है, जबकि शिकागो यूएसए अमेरिका में स्थित एक शहर है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा जो पौंड स्टर्लिंग है। तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग है। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना एक द्वीपीय देश है। यह यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। यूक्रेन की राजधानी कौन सी है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो इसका ऑप्शन बी सही, यूक्रेन की राजधानी कीव है। प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्राओं के नाम। तो जो यूक्रेन की राजधानी कीव है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। तो जो यूक्रेन की राजधानी कीव, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना तथा श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, हीरो के कर्तन तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान एंटवर्प निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो हीरो के कर्तन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान
एंटवर्प निम्न में से किस देश में स्थित है? तो एंटवर्प बेल्जियम में स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एंटवर्प बेल्जियम में स्थित एक शहर है जो हीरो के कर्तन तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान है। एंटवर्प बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है जो यूरोप में दूसरे स्थान पर है। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो रूस सबसे बड़ा देश है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 सबसे बड़े देश, तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत दुनिया का 7वां, भारत के बाद अर्जेंटीना, फिर जो है कजाकिस्तान, फिर अल्जीरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू क्षेत्र के संदर्भ में भारत से बृहत्तर परंतु ब्राज़ील से लघुत्तर है? तो भारत से बृहत्तर परंतु ब्राज़ील से छोटा है, तो यह देश जो है ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत से बड़ा परंतु ब्राज़ील से छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे बड़े 10 देश इस प्रकार हैं। पहला रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलास्का का संगठक एवं निर्वाचक राज्य है। तो अलास्का जो है यूएसए का संगठक एवं निर्वाचक राज्य है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो अलास्का यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का संगठक या निर्वाचक राज्य है। अलास्का एक अमेरिकी राज्य है जो उत्तर और पश्चिमी अमेरिका में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। इसे 1867 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था। तो अलास्का को अमेरिका ने रूस से खरीदा था, जिसे अलास्का अमेरिका का 49वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्ड स्ट्रीम NS2 एक नया निर्यात गैस पाइपलाइन किन दोनों देशों के बीच मौजूद है? तो जो नॉर्ड स्ट्रीम टू NS2 एक नया निर्यात गैस पाइपलाइन है जो जर्मनी और रूस के बीच मौजूद है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो लेनिनग्राड में उस्त-लुगा से होकर लुबमीन तक जाती है, यह सितंबर 2021 में पूरी हुई और इसके चालू होने के बाद इसमें प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को ले जाने की क्षमता है। यह पाइपलाइन जर्मनी तथा रूस के बीच मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी नागरिकों एवं पर्यटकों के लिए सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क कर देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो सभी नागरिकों एवं पर्यटकों के लिए सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क कर देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से लग्जमबर्ग है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो लग्जमबर्ग अपने सभी सार्वजनिक परिवहन को मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश है। इसने 2019 में ट्रेनों, ट्रामों और बसों के किरायों को समाप्त कर दिया था। यूएसए ने 1867 में अलास्का को किससे खरीदा था? तो यूएसए ने 1867 में अलास्का को रूस से खरीदा था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो यूएसए ने 1867 में अलास्का को रूस से खरीदा था। अमेरिका ने अलास्का को $72 लाख में खरीदा था। अमेरिका द्वारा अलास्का खरीदने का उद्देश्य यह था कि इंग्लैंड इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो जो युगांडा है यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। सोमालिया ये भी भूमध्य रेखा पर स्थित है। तथा जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। ब्राज़ील भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, दक्षिण अफ्रीका। भूमध्य रेखा 13 देशों 3 महाद्वीपों भूमध्य रेखा 13 देशों 3 महाद्वीपों 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्न देशों से गुजरती है: इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबॉन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इस प्रकार भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि यह रेखा दक्षिण अफ्रीका से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश वर्तमान में एक सैन्य जुंटा द्वारा शासित है? तो जो म्यांमार है, म्यांमार जो सैन्य जुंटा द्वारा शासित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो म्यांमार देश सैन्य जुंटा द्वारा शासित है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। म्यांमार ने वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीसरा तख्ता पलट है। तो यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय। निम्नलिखित में से कौन से देश उत्तरी सागर में तेल और प्राकृतिक गैस नहीं निकालता है? तो जो स्वीडन है, स्वीडन उत्तरी सागर में तेल और प्राकृतिक गैस नहीं निकालता, जबकि नॉर्वे, जर्मनी और डेनमार्क निकालता है।
तो यूरोप के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर से सीमा साझा करता हुआ उत्तरी सागर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख स्रोत है। इस सागर से सीमा साझा करने वाले देश ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम तथा फ्रांस है, जबकि स्वीडन अपनी सीमा साझा नहीं करता। सीमा साझा करने वाले देश नॉर्वे, यूके, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड इस सागर से तेल, प्राकृतिक गैस व अन्य खनिज निकालने के लिए अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो ब्राज़ील देश है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ब्राज़ील देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। पुर्तगाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? तो जो चीन है, चीन की पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो उपयुक्त विकल्पों में चीन के पड़ोसी देशों की संख्या सर्वाधिक है। चीन से 14 देशों की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा युआन रनमीबी है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो चीन है, चीन की मुद्रा युआन है। ट्यूनीसिया की मुद्रा दिनार है। यूएसए की मुद्रा डॉलर है तथा आयरलैंड की मुद्रा पौंड है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो देश एवं मुद्रा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बेल्जियम की मुद्रा यूरो है, लेबनान की मुद्रा पौंड है, बांग्लादेश का मुद्रा टका है। बगदाद किस देश की राजधानी है? तो जो बगदाद है यह इराक की राजधानी, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो देश एवं राजधानी, तो जो इराक है, इराक की राजधानी बगदाद, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सेंटियागो की राजधानी क्या है? तो जो सेंटियागो है, सेंटियागो की राजधानी चिली है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो देश एवं राजधानी, तो जो कांगो है, कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, चिली की राजधानी सैंटियागो है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यह भारत का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्यों से लगती है। यूएसए की मुद्रा यूएसए डॉलर है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो यूएसए की मुद्रा यूएसए डॉलर है। इनको अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, जमैका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ताइवान द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। श्रीलंका की मुद्रा निम्न में से कौन है? तो जो श्रीलंका की मुद्रा है यह रुपया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। संबंधित देश एवं मुद्रा, तो जो डॉलर है, डॉलर मुद्रा जो है अमेरिका एवं बरमूडा का है। रुपया श्रीलंका एवं भारत का मुद्रा है। यूरो आयरलैंड, इटली, फ्रांस और जर्मनी का है। दिनार इराक एवं कुवैत का। रियाल सऊदी अरब, कतर और ओमान का है। निम्न में कौन सा एक बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं है? तो जो बेलारूस है, बेलारूस बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं है, जबकि लाटविया, लिथुआनिया तथा एस्टोनिया ये सब जो है बाल्टिक राज्यों के हिस्सा हैं। तो बाल्टिक राज्य उन बाल्टिक क्षेत्रों को कहा जाता है जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय रूसी साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली। बाल्टिक राज्यों में लाटविया, लिथुआनिया तथा एस्टोनिया सम्मिलित है, जबकि बेलारूस बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं है। निम्न में कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा नहीं है? तो जो रास लानूफ है, रास लानूफ संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई, फारस की खाड़ी में स्थित 7 राज्यों अबू धाबी, शारजाह, दुबई, उस्म अल कुवैन, अजमान, फुजैराह तथा रास अल खैमा को मिलाकर बना एक स्वतंत्र देश है। वर्ष 1873 से 1947 तक यह ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। रास लानूफ लीबिया का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग नहीं करता है? तो जो स्वीडन है, स्वीडन अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो देश एवं मुद्रा, तो जो ग्रीस है, ग्रीस की मुद्रा यूरो है। फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। एस्टोनिया की मुद्रा यूरो है तथा स्वीडो की मुद्रा स्वीडिश क्रोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पहचानें। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों में सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ एवं एडिलेड है। मेलबर्न में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान है। निम्नांकित देशों के बारे में विचार कीजिए। तो इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। तो उपर्युक्त देशों को जनसंख्या रेफरेंस ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित जनसंख्या आंकड़ा 2016 के अनुसार। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देश एवं उनकी राजधानी, तो देश एवं उनकी राजधानी, तो जो सेनेगल है,
सेनेगल की राजधानी जो है डकार है। जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी मासेरू नहीं है, यही सही सुमिलित नहीं है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है तथा रवांडा की राजधानी किगाली है। तो देश एवं राजधानी, तो जो सेनेगल है, सेनेगल की राजधानी डकार, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है तथा रवांडा, रवांडा की राजधानी किगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा चारों ओर जमीन से घिरा हुआ देश है? तो पूछा कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा देश है जो चारों ओर जमीन से घिरा हुआ अर्थात लैंड लॉक्ड देश है? तो जो लाओस देश है, लाओस देश लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लाओस। तो लाओस चारों ओर जमीन से घिरा हुआ लैंड लॉक्ड देश है। यह चीन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार से घिरा है। लाओस की राजधानी वियंतियाने है। लाओस को हजारों हाथियों का भूमि भी कहा जाता है। तो जो लाओस है इसको हजारों हाथियों का भूमि भी कहा जाता है। ओटावा किस देश की राजधानी है? तो जो ओटावा है, ओटावा कनाडा की राजधानी, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो ओटावा कनाडा देश की राजधानी है। यह नगर कनाडा के ओंटेरियो प्रांत के कार्लटन प्रदेश में ओटावा नदी के दाहिने किनारे पर सोड एयर जलप्रपात के पास स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के व्यापार में प्रमुख साझेदार नहीं है? तो जो मिस्र है, इजिप्ट भारत के व्यापार में प्रमुख साझेदार नहीं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो दिए गए विकल्पों में वर्ष 2014 में मिस्र भारत के व्यापार का प्रमुख साझेदार नहीं है। वर्ष 2014-15 भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार, तो उसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, चैप्टर नंबर 21। तो दोस्तों इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।